आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार। 5 नवंबर है आज, दिवाली के बाद की शाम है और अब तक आसमान ने धुंध की चादर ही ओढ़ रखी है और लग भी नहीं रहा कि फिलहाल ये सब हटेगा। अब भी आतिशबाजी यदि रुक जाए तो शायद कुछ संभव हो कि अगले आने वाले दिनों में हमें आपको कुछ राहत मिल सके। खैर, मैं हूं नितिन ठाकुर और आ गया हूं रोज की तरह आज तक रेडियो पर आपके लिए लेकर शाम का न्यूज पॉडकास्ट। दिन भर किन खबरों पर बात होगी बताता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की बात होनी है। वहां उन्होंने किन किन परियोजनाओं की शुरुआत की, क्या खासियत है इनकी, ये सब जानेंगे। फिर एक रिपोर्ट जो आई है पेंटागन से, कहना इसका यह है कि सुपर पावर बनने की चाह में चीन जो है वो गुपचुप तरीके से लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। तो समझेंगे कि इतने सारे परमाणु हथियार बनाने का तुक क्या है और ये जो हथियार बनाने की होड़ है इससे दुनिया की शांति को कैसा खतरा है। और जैसा कि मैंने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण का क्या हाल है, तो जानेंगे कि लोगों को किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है और डॉक्टर इसमें क्या सलाह दे रहे हैं। आखिर में केरल और यूरोप में बढ़ते कोरोना मामलों का जिक्र भी करना है आज, क्योंकि लगातार चिंता बढ़ रही है देश में विदेश में और कहा जा रहा है कि शायद कोरोना की वापसी ना हो जाए, तो ये भी देखना जरूरी है। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू से। पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक हलचल जारी है। अब सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। वे कह रहे हैं कि पंजाब में जब नया एजी आ जाएगा वो अपनी जिम्मेदारी फिर संभाल लेंगे। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 12 सीआरपीएफ चौक पर आज गोवर्धन पूजा हुई, जहां पहले हर जुम्मे के दिन नमाज होती थी। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह मुसलमानों के प्रति सीधी नफरत है। क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने आज एनसीबी ऑफिस पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी गई है। इसमें एक शर्त, उन्हें हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस पहुंचकर हाजिरी लगानी होगी। जीका वायरस के कानपुर में 30 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें 10 महिलाएं और 20 पुरुष हैं। नए संक्रमितों में मिले इन आंकड़ों के साथ ही जीका संक्रमितों की कुल संख्या 66 हो गई है। कंपनी फेसबुक ग्रुप्स में मोनेटाइजेशन फीचर लेकर आ रही है। फेसबुक इसके लिए नए टूल्स की टेस्टिंग भी कर रही है, जिससे ग्रुप एडमिन्स पैसे कमा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में आज एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार दहशतगर्दों ने स्किम्स मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया है। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग का जवाब दिया। इसके बाद भीड़ का फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। उनकी तलाश में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने आज दावा किया है कि उसने कोविड-19 की एंटीवायरल ओरल मेडिसिन तैयार कर ली है। इसका नाम पैक्सोलोविड है और इसके इस्तेमाल से अस्पताल में भर्ती होने का खतरा 89 तक कम हो जाएगा। चीन में वायु प्रदूषण के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। आज हालात इतने खराब हो गए कि राजधानी बीजिंग सहित शंघाई, तियानजिन और हार्बिन शहर में हाईवे और स्कूल प्लेग्राउंड बंद करने पड़े। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। तो 2.5 साल पुरानी बात है। 2019 का आम चुनाव था, प्रचार का शोर थम गया था और बहुत से नेता छुट्टी के लिए इधर उधर के टिकट बुक करा रहे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम। दिन रात मीडिया कवरेज होता रहा। प्रधानमंत्री के अतीत से इस दौरे को जोड़कर देखा जाता रहा कि 80 के दशक में प्रधानमंत्री ने यहाँ कुछ समय बिताया था, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी कहानियां निकल कर आई थीं। ऐसी कुछ बातें कमोबेश आज दिन भर होती रहीं। प्रधानमंत्री फिर से केदारनाथ मंदिर पहुंचे, रुद्राभिषेक किया और फिर जनता को संबोधित भी किया। संबोधन का ज्यादातर हिस्सा वैसे तो अध्यात्म पर केंद्रित था, लेकिन राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं तो उसकी भी झलक प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में दिखी। उत्तराखंड के युवाओं से उन्होंने कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे और उत्तराखंड की सरकार देवभूमि का सर्वांगीण विकास कर रही है। सुनिए। देवभूमि के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए, यहाँ की असीम संभावनाओं पर विश्वास करते हुए आज उत्तराखंड की सरकार यहाँ विकास के महायज्ञ से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है। 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। इसके अलावा ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी कहते थे पहाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुष्कर होता है, अब रेल पहुंच रही है। इस सब कामों को उत्तराखंड के पर्यटन को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और मेरे शब्द उत्तराखंड के लोग लिख करके रखे, जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है,
पिछले 100 साल में जितने यात्री यहाँ आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। तो पीएम ने अगला दशक उत्तराखंड का बताया, तकरीबन 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कौन कौन सी परियोजनाएं शामिल हैं इन 400 करोड़ रुपए में, और क्या वाकई ये शिलान्यास लॉन्ग रन में सूबे के बेटर फ्यूचर को ध्यान में रखकर शुरू किया गया, या फिर महज चुनाव से पहले की रस्म अदायगी है, जैसा कि हर बार हमेशा सब पार्टियां करती हैं। हमने बात की उत्तराखंड में मौजूद आज तक के नेशनल ब्यूरो एडिटर मंजीत नेगी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5वीं यात्रा थी केदारनाथ की, उस दौरान उन्होंने काफी उत्तराखंड को लेकर बड़ी घोषणाएं की। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में ये चुनावी वर्ष है और उसे देखते हुए उनका एक चुनावी शंखनाद था, लेकिन जहां तक केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं, 4 धाम को लेकर जिन्होंने उत्तराखंड की बात कही कि आने वाला दशक, आने वाला समय उत्तराखंड का होगा, यहाँ पर पिछले 100 साल में जितने पर्यटक नहीं आए, जितने श्रद्धालु नहीं आए, वो आने वाले दिनों में आएंगे, उससे ज्यादा आएंगे। इन सब चीजों के पीछे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद खासतौर से केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर उन्होंने जो योजनाएं शुरू की पुनर्निर्माण की, खासतौर से आज जो मंदाकिनी सरस्वती के नदी के किनारे केदारनाथ में जो घाट बनाए गए हैं, जो सुरक्षा दीवार बनाई गई है, गरुड़ चट्टी से केदारनाथ को जोड़ने वाली सड़क पर पुल का निर्माण हो, शंकराचार्य की भव्य मूर्ति का अनावरण हो, ये सारी योजनाएं उनके पिछले करीब 7 साल का जो कार्यकाल रहा है 2014 से लेकर अब तक का, उसमें पूरी हुई है और ये दूसरे चरण की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा अगर हम देखें आज जो उन्होंने करीब 150 करोड़ की केदारनाथ में, उसके अलावा बद्रीनाथ मास्टर प्लान और 4 धाम से जुड़े और जो योजनाएं, उसमें करीब 400 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, शुरुआत की। तो ये सारी, और उन्होंने इस बात को बहुत जोर देकर वहां पर कहा कि उनसे लोग पूछते हैं कि काम कैसे होगा, समय पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो लगातार उन्होंने कहा कि वो जो काम शुरू करते हैं उसका वो उद्घाटन भी वही करते हैं। तो ये उनका कमिटमेंट दिखाता है, कि उनकी गंभीरता को दिखाता है, और खासतौर से उत्तराखंड को लेकर उनका जो लगाव है। उन्होंने कहा कि वो बाबा केदारनाथ के मंदिर में खड़े होकर ये सारी चीजें कह रहे हैं, तो उससे उन पर किसी तरह से कोई शक शुबा नहीं हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर 2022 में उत्तराखंड के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने राज्य सरकार के सामने ये बातें कही, लोगों के सामने ये बातें कही। लेकिन जहां तक 4 धाम और उत्तराखंड में पर्यटन, धर्माटन को बढ़ाने की बात है, उसको लेकर जो भी काम उन्होंने बताए हैं, जो योजनाएं बताई हैं, वो मुझे लगता है कि 2024 तक उनके प्रधानमंत्री बनने के दूसरे कार्यकाल के खत्म होते हुए पूरा भी करेंगे। मंजीत, बात तो ठीक है कि पीएम के इस दौरे ने अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय की है, लेकिन समझना मैं ये चाह रहा हूं कि सूबे के लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक ही तरह का कनेक्ट है, या फिर राज्य सरकार की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को जो है लीड लेनी पड़ी है यहाँ पर। देखिए, जहां तक उत्तराखंड की राज्य सरकार की बात की जाए, ये किसी छुपी नहीं है बात की। उत्तराखंड में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है। भले ही इस वक्त पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हों, लेकिन लोगों को ये भी याद है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री का जो आज का कार्यक्रम रहा है केदारनाथ में, उसमें उन्होंने जो बहुत लंबा भाषण दिया और राज्य सरकार को लेकर भी जो योजनाएं गिनाई, ये दिखाता है कि आने वाला 2022 का जो चुनाव होगा, उसमें चुनाव का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और न सिर्फ ये चुनाव, बल्कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का लगाव उत्तराखंड को लेकर है, केदारनाथ आपदा के बाद से लगातार वो 5वीं बार केदारनाथ पहुंचे हैं, और इससे पहले भी उनका एक लंबा जुड़ाव उत्तराखंड से रहा है। और अभी भी अगर आप राज्य में देखें, तो राज्य में जिस तरह का नेतृत्व है, जिस तरह की सरकार है, वहां पर ये बात साफ है कि राज्य सरकार की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव में जा सकते हैं। ऐसे कोई बड़े काम नहीं है। जो भी योजनाएं हैं, अगर हम देखें तो चाहे ऑल वेदर रोड, जो 4 धाम को जोड़ने वाली सड़क का काम हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, इसके अलावा जो और बड़े काम हैं
वो केंद्र सरकार की योजनाओं के काम हैं जिनका प्रचार प्रसार राज्य सरकार कर रही है। तो ये साफ है कि राज्य सरकार को अब अपने काम को लेकर, अपने 5 साल के काम को लेकर उतना आत्मविश्वास नहीं है कि वो उन काम के आधार पर चुनाव में जा पाए, और न उनके पास वो चेहरे हैं, क्योंकि 3 चेहरे बदल चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। तो ऐसे में राज्य सरकार और बीजेपी आलाकमान की यही रणनीति है कि आने वाला जो चुनाव है 2022 का विधानसभा चुनाव, वो केंद्र सरकार के काम और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए। इसीलिए आज का जो भाषण, एक लंबा भाषण रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें साफ तौर पर वो चुनावी झलक दिखी, जिसमें उन्होंने केंद्र की योजनाओं का बखान किया और राज्य, उन योजनाओं के आधार पर राज्य में क्या काम हो उनका उन्होंने लोगों के बीच में बात रखी। तो ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है, आने वाला विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। और अब बात अमेरिकी एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट की। इससे बहुत चिंता बढ़ गई है अमेरिका में। रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 तक चीन के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या 1000 के करीब पहुंच जाएगी। तो अमेरिका ने इस रिपोर्ट को सामने रखा है, काफी चिंताएं हो गई हैं लोगों को। मगर ये सब जानते हैं कि अमेरिका की चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि चीन का उससे ज्यादा मजबूत होना अमेरिका के लिए ही मुश्किल खड़ी करेगा। दिलचस्प तो यह है कि चीन के परमाणु हथियार गिनने वाला अमेरिका खुद 2004 में 2500 हथियार बना चुका था और अब की रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये शायद 10,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। तो खैर, चीन अमेरिका की रस्साकशी एक तरफ, सवाल यह है कि युद्धों की स्थिति में जब इन परमाणु हथियारों की जरूरत होती है तो क्या इतने हजारों की संख्या में परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी कौन भूला है, 2 ही परमाणु बमों ने क्या से क्या कर दिया था। तो रिटायर्ड मेजर जनरल और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ शशि भूषण अस्थाना के पास हम गए, उनसे बात की और पूछा कि क्या वाकई जरूरत होती है इतने हजारों की संख्या में परमाणु हथियारों की, या फिर बस ये अपने प्रतिद्वंदी देशों को प्रेशर में रखने की टैक्टिस है कि भाई आंकड़े मजबूत कीजिए और डराइए? देखिए, जरूरत तो परमाणु हथियारों की नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर परमाणु हथियारों तक युद्ध पहुंचता है किन्हीं भी 2 देशों के बीच में, और अगर वो दोनों न्यूक्लियर देश हैं, तो ये एक तरीके से म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये जाहिर है कि दोनों ही देशों में बर्बादी होगी। तो इस कारण से ये उम्मीद नहीं है कि हिरोशिमा के बाद में दोबारा कभी इस किस्म की नौबत आए और दोबारा न्यूक्लियर वॉर हो। लेकिन दूसरों के ऊपर दबाव डालने के लिए जरूर न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। आपने नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा होगा। तो पाकिस्तान बार बार भारत को यही कहता रहता है कि आप अटैक करेंगे तो मैं न्यूक्लियर देश हूं, तो मैं तो न्यूक्लियर बम छोड़ूंगा, और उसी आड़ में दहशतगर्दी फैलाता रहता है। और उसी मुताबिक नॉर्थ कोरिया भी अपने टेस्ट करता रहता है। तो ये एक तरीके से दूसरे के ऊपर दबाव डालने के लिए है। जो चीन अभी नंबर्स बढ़ा रहा है, उसको लगता है कि मेरे ऊपर दबाव है, अमेरिका के पास बहुत ज्यादा है, रशिया के पास बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उनसे होड़ में लगा हुआ है वर्ल्ड पावर बनने की और सुपर पावर बनने की। अच्छा अस्थाना जी, अमेरिका चीन के 2030 तक 1000 परमाणु हथियार बनाने पर आपत्ति कर रहा है। उसके अपने पास 5-10 हजार के करीब जो है बताई जाती है। क्या एक तरह की हिपोक्रेसी नहीं है ये? हिपोक्रेसी का ऐसा है कि पहले जो देश न्यूक्लियर हो गए थे, अभी सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं रशिया के पास, जो कि 6500 के आसपास हैं, और अमेरिका के पास भी 5000 के से ज्यादा ही हथियार हैं। और लेकिन उसके बाद में इन्होंने कंट्रोल करा और उसके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी कि बढ़ाए ना जाए। बीच में कुछ अमेरिका ने, उनके पास और भी ज्यादा हथियार थे, कुछ कम भी किए थे। तो अभी सवाल ये है कि जो छोटे छोटे देश हैं उसमें प्रोलिफरेशन होके और ना बढ़ जाए हथियार। अब पाकिस्तान को किसी ने टेक्नोलॉजी दे दी, पाकिस्तान ने बढ़ा दिया और उसका वो गलत इस्तेमाल भी कर रहा है। तो ये डर है एक तरीके से कि कहीं छोटा न्यूक्लियर बम या छोटे एक किस्म की हथियार कहा जाता है डर्टी बम, यानी कि यूरेनियम से थोड़ा सा उत्पात मचाने के लिए, कहीं अगर वो टेररिस्ट के हाथ में आ गए तो बहुत भयानक मुसीबत हो जाएगी। उसी मुताबिक ईरान भी छटपटा रहा है न्यूक्लियर हथियार बनने की, क्योंकि उसके सामने भी एग्जाम्पल है कि अगर आप न्यूक्लियर देश हैं तो आपके साथ ट्रीटमेंट अलग होता है। अभी पाकिस्तान को कोई भी, आपने देखा होगा, इतना
दहशतगर्दी फैलाने के बाद भी कोई उसको उसका पैसा बंद नहीं कर रहा है, फिर भी लोग उससे बात भी कर रहे हैं, कोई सैंक्शन नहीं करता है पाकिस्तान को। उसी मुताबिक नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बातचीत करी, लेकिन ईरान के साथ में ये जो ट्रीटमेंट है, सैंक्शंस लग जाती हैं। तो वो ये अभी जो देशों के पास नहीं है न्यूक्लियर हथियार, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें हथियार मिले। तो इसलिए ये मुसीबत जो है एक तरीके से ये खतरा है, और अदरवाइज ये दबाव बनाने के लिए है। आखिरी सवाल है, हम 2021 में विश्व शांति की बात कर रहे हैं, बहुत जगह बैठकें हो रही हैं ग्लोबल पीस की, और दूसरी तरफ ये होड़ है कि परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएं। तो ये होड़ कितना बड़ा खतरा है ग्लोबल पीस के लिए? देखिए, खतरा तो है ही, क्योंकि जितने देश न्यूक्लियर होंगे फिर वो देश जो हैं वो न्यूक्लियर हथियार के पीछे बहाना लेके और किसी किस्म की भी कार्रवाई करते रहते हैं। अब आप अपने ही रीजन की बात कीजिए, साउथ एशिया में पाकिस्तान हर जगह टेररिस्ट भेज रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे और भी देशों में उसने कोशिश की है। तो अब सवाल ये है कि, और हमेशा बच जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियर देश है, और इसीलिए ये कोशिश की जाती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा अगर न्यूक्लियर हथियार होंगे तो विश्व शांति के लिए भी खतरा है, रीजनल शांति के लिए भी खतरा है, भारत के लिए भी ये एक जो है मेरे विचार से चिंता का विषय माना जाएगा। अगर अमेरिका और ज्यादा ये चीन और ज्यादा न्यूक्लियर अपनी शक्ति बढ़ाता है, तो हालांकि मैं उम्मीद नहीं करता है एज एनालिस्ट की किसी भी तरीके से चीन या भारत के बीच में, या चीन या अमेरिका या और किसी देश के बीच में न्यूक्लियर लड़ाई होगी, ऐसी उम्मीद नहीं है। लेकिन ये जो कोशिश की जा रही है होड़ को आगे बढ़ाने की, इससे शांति में बाधा पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ ही साथ में जो चीन का जो रिकॉर्ड है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का, इन्होंने कई हथियारों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है पाकिस्तान को, तो वो भी एक खतरनाक विषय हो सकता है। ये थे रिटायर्ड मेजर जनरल शशि भूषण अस्थाना। और अब बात सांसों की। कल दिवाली की आतिशबाजी के बाद दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पहुंच गया था, मीटर ही टूट गया। यूपी की हवा भी जहरीली पाई गई, आसमान धुएं की चादर से ढक गया। नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, सबकी हालत खराब थी। प्रयागराज में पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा है। संगम नगरी का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 हो गया, जो पिछले 3 से 4 दिनों में 161 था। तो तमाम शहरों में लोगों ने सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की शिकायत की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक हवा में बहुत बारीक कणों और धूल की मात्रा अभी भी बहुत बढ़ी हुई है। लिहाजा अगले कई हफ्तों तक हमें और आपको खास एहतियात बरतने पड़ेंगे। सवाल ये बनता है अब कि जो नुकसान होना था वो तो हुआ, अब आगे इससे निपटें कैसे, क्या किया जा सकता है इस दम घोंटू माहौल में। ये जानने के लिए हमने बात की मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई हॉस्पिटल में डॉक्टर तनु से। तो देखिए, इसमें सभी लोगों को सहायक होना पड़ेगा। जो बच्चे हैं और युवा हैं वो अब पटाखे ना जलाएं, क्योंकि कई बार पटाखे बच जाते हैं और फिर लोग कई दिन तक जलाते रहते हैं, तो उनको अब बस कर लेना चाहिए। लोग पब्लिक वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे कार से पोल्यूशन वगैरह कम हो। और इस सिचुएशन में जिन लोगों को पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे जो अस्थमा से ग्रसित है या और लंग डिजीजेस से ग्रसित है, उनको सबसे ज्यादा हानि हो सकती है। तो उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर वो कोई टाइप के इनहेलर्स ले रहे हों तो वो लोग इनहेलर लेते रहें, उसको बंद ना करें। और अगर उनको खांसी ज्यादा होने लगती है या उनको सांस लेने में दिक्कत होती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। देखिए, खतरा ज्यादा लंबे समय तक ये एयर पोल्यूशन इंडेक्स रहे तो ज्यादा होता है, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। अभी जो ये शॉर्ट टर्म के लिए जो ये बढ़ा हुआ है, उसके लिए जैसे मैंने पहले भी कहा, जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों की तकलीफ है उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है, अस्थमा का अटैक आ सकता है या उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो उनको इस बारे में खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होने के और डरने की भी इतनी जरूरत नहीं है। मतलब हाँ, हमें ख्याल रखना है
यदि किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या खांसी ज्यादा हो रही है तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पर कल से आज तक तमाम तरह के दावे हो रहे हैं और कोई कह रहा है कि घर का बना काजल लगाने से आंखों में जलन नहीं होगी, किसी ने कहा है कि फला फल का जूस पीने से फेफड़े साफ हो जाएंगे। तो इन दावों को कितना सीरियसली लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो जैसे आंखों में काजल लगाने से तो ज्यादा तकलीफ हो सकती है आंख में जलने की, चाहे वो घर का बना हुआ काजल हो या वो बाहर का काजल हो, तो मैं लगाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। और दूसरा, फलों का रस पीना वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन उससे इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है हमारे सांस के द्वारा होती है, तो इसमें खाने का कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर आप वैसे ही सेहत के लिए फलों का रस पीना चाहते हैं तो आप पीजिए, पर उससे इसमें मदद की उम्मीद ना रखें। जी, एक सवाल और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिहाज से। मौजूदा प्रदूषण बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और जो पेरेंट्स हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे छोटे बच्चों के मामले में अभी? हाँ, तो बच्चों के लिए ज्यादा तकलीफ की बात है, क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत नाजुक होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हैं, उनको भी ज्यादा खांसी होगी। तो इस माहौल में ये जरूरी है कि बच्चों को हम बाहर ना ले जाएं, क्योंकि मतलब कहीं ट्रैवल ना करें, बिकॉज उससे और भी ज्यादा धुएं से परेशानी होगी। अगर आप बच्चे को लेकर कहीं जा भी रहे हैं तो आप विंडो को बंद रखिए, एसी चालू रखिए, तो उससे नुकसान कम होगा। और अगर बच्चे को जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है या उसकी सांस ज्यादा तेज चल रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करें। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस टाइम में बच्चों को कम से कम बाहर लेके जाए सड़क पर। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो से बात करने के लिए तनु। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 ताल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। तो प्रदूषण से तो हाल बेहाल है। अब कोरोना की बात कर लें। केसेस कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट भी ठीक है, लेकिन देखना यह होगा कि जो दिवाली की शॉपिंग वगैरह में भीड़ लगी थी उससे क्या नतीजा निकलेगा। 1-2 हफ्तों में ये क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन केरल में चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस बार चिंताएं थोड़ी अलग हैं। वो ये कि अब यहाँ इन्फेक्शन उन लोगों में हो रहा है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। आंकड़ों की माने तो यहाँ 15 दिनों में 1,19,401 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें 1,05,93 वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल थे। इसमें से भी करीब 68,000 लोगों को वैक्सीन की 1 या दोनों डोज मिली थी। तो अभी कितनी चिंता की बात है कि जब वैक्सीनेटेड लोगों को इतने बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमने बात की ऑर्गेनाइज्ड मेडिसिन एकेडमिक गिल्ड के सेक्रेटरी जनरल और एड्स सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर ईश्वर पी गिलाडा से। तो बेसिकली क्या है कि जब कोई भी वैक्सीनेशन होता है और उसकी एफिकेसी 60% 70% होती है, तो इसका मतलब एक जब वैक्सीन मिलता है तो उसके बाद में दूसरे वैक्सीन मिलने के बीच में जो इन्फेक्शन होता है या वैक्सीन मिलने के पूरा होने के 15 दिन के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जब तक इम्यूनिटी पूरी डेवलप हुई नहीं है और तब तक इन्फेक्शन आ गया। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन में क्या है कि ये इन्फेक्शन तो आना है नहीं, इसमें कोई न्यूज बनने जैसी बात नहीं है। लेकिन ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का एक ही फायदा होता है कि इसके इन्फेक्शन ज्यादा सीरियस नहीं होते, इसको हॉस्पिटलाइज करना नहीं पड़ता, उसमें डेथ बहुत कम होती है। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, अगर हम लोग इन्फेक्शन की कंपेरिजन करें कि नेचुरल इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अच्छा होता है। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो आएगा और बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रमाण बहुत ज्यादा है, 80% 90% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, तो उसके अंदर ब्रेक थ्रू का प्रमाण बढ़ जाता है, क्योंकि वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड दोनों पॉपुलेशन के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है, तो ब्रेक थ्रू भी ज्यादा आएगा। तो ये चिंता का विषय तो नहीं है पक्का। इधर देश के एक राज्य से खबर है तो उधर यूरोप से भी खबर अच्छी नहीं है। वो इसलिए कि WHO ने कहा है कि यूरोप और मध्य एशिया के 53 देशों के जो एरिया में कोरोना वायरस की एक और लहर आने का खतरा है। इसे आंकड़ों से समझिए, यहाँ हफ्ते में करीब 18 लाख मामले आए हैं, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 6% ज्यादा हैं, जबकि 24,000 मौत हफ्ते में हुई हैं। अब मान लीजिए 12% ज्यादा है।
सबसे बुरा हाल रूस का है, 8,000 मौत हुई है पिछले हफ्ते। फिर यूके है, इटली है, जर्मनी है लिस्ट में। तो क्यों इन देशों में कोरोना के केस इस तरह अचानक बढ़े हैं, और ये ग्लोबली जो ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट करता है भारत के लिहाज से, ये कितनी चिंता की बात है? तो डॉक्टर ईश्वर पी गिलादा से हमने ये भी पूछा। यूरोप में 3-4 चीजें हैं। नंबर 1, जो ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वो ज्यादा तर्क वितर्क लगाते हैं और कोई गाइडलाइन मानते नहीं, गाइडलाइन के लिए सुनते नहीं है, तो वहां पे गाइडलाइन को धज्जियां उड़ाई गई। दूसरा, वहां पे बहुत सारी कंट्रीज में वैक्सीनेशन बहुत कम है, खास करके रशिया और रशिया की जो पूर्व राष्ट्र हैं, वो राष्ट्र जैसे रोमानिया वगैरह भी, तो वहां पे वैक्सीनेशन बहुत कम है। तो वैक्सीनेशन जहाँ पे कम होगा वहां पे इन्फेक्शन बढ़ेगा। दूसरा, वहां पे जो डेल्टा वेरिएंट है, 99% लोगों को वहां पे डेल्टा वेरिएंट का इन्फेक्शन हो रहा है। उसके मुकाबले में अभी जो हमारे यहाँ पे स्टडी हुई है इंडिया में, यहाँ पे जब बम्बई में स्टडी हुई है 54% में डेल्टा है और बाकी दूसरे है। तो डेल्टा वेरिएंट जो ज्यादा इन्फेक्शियस है वो वहां पे 99% है। तीसरा, डेल्टा के अंदर एक डेल्टा प्लस बोल के आया है, AY 4.2, वो भी वहां पे पाया गया है और वो ऐसा माना जा रहा है कि वो डेल्टा से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो ये कारण है। दूसरा, ऐसा हो सकता है कि जो उन लोगों ने बताया था कि वैक्सीन की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो वो ट्रायल में था। जो रियल लाइफ एफिशिएंसी है अभी देखने को मिलती है जब वैक्सीनेशन होता है। तो अगर वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, इसका मतलब वैक्सीन की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, जितनी ज्यादा दिखाई गई थी उतनी नहीं है। तो ये 3-4 कारणों से वहां पे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। और चिंता का विषय ये है, और खास बात यह है कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो दिए तले अंधेरा बोले जैसी बात है। इवन जिनेवा में भी केसेस बढ़ रहे हैं, जो स्विट्जरलैंड में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो फ्रांस में केसेस बढ़ रहे हैं, यूके में तो बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे लिए इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि वो अभी वहां के इन्फेक्शन यहाँ पे अभी तो नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, यहाँ पे ऑलरेडी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लोगों को हो चुका है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हो चुका है, तो यहाँ पे उसके वजह से ज्यादा इन्फेक्शन आने का चांस नहीं है। और अभी जो 2 महीने से हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ नीचे सिर्फ नीचे जा रहा है, और ये ग्राफ नीचे इस ढंग से जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप 2 पैमाने लगाएंगे कि पर मिलियन पॉपुलेशन इन्फेक्शन और पर मिलियन पॉपुलेशन डेथ, तो इंडिया डेथ में 126 नंबर पे है और इन्फेक्शन में 137 नंबर पे है। तो इसका मतलब जो 215 कंट्री का वर्ल्ड है उसके अंदर इंडिया बहुत आगे नहीं है, बहुत पीछे है। तो इस ढंग से हमें चिंता का विषय नहीं है। अगर लोग मास्किंग करेंगे और जो बचाव वैक्सीनेशन करेंगे, नया वैक्सीन अगर आ गया अभी जाइडस का जो 12 से 17 साल की उम्र में आएगा, उन लोगों को भी वैक्सीन मिलना चालू हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन भी काफी बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब दिन भर की खबरों को समेटने का वक्त हो चला है। पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड आ गया है। इस बार हम लंदन में भारतीयों के इतिहास की बात कर रहे हैं। बहुत शानदार बातचीत हुई है, उसे जरूर सुनिएगा। और इसके अलावा कल रुपये पैसों से जुड़ा पॉडकास्ट मनी मैनेजर वो भी आने वाला है। उसमें खास हमने बात की है IPO की, और उसमें भी पेटीएम का IPO जो आने वाला है। तो आपके काम की बातें हैं सारी, सुनना मत भूलिएगा। और आपको ये पॉडकास्ट कैसे लग रहे हैं वो भी बता सकते हैं आप। वो कहाँ बताना है? radio@aajtak.com पर। और व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने, और मेरा नाम है नितिन ठाकुर। सुनते रहिए आज तक रेडियो।